हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हुमायूं पे हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। हुमायूं, जब बाबर का इंतकाल हुआ 1530 में, तो बाबर ने काबुल से लेकर के और भारत तक जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाबर के 4 पुत्र थे। चार पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के। बाबर ने अपने अंतिम समय में हुमायूं से कहा था कि जो कि मेरा साम्राज्य काबुल से लेकर के भारत तक है और आप हमारे बड़े पुत्र हैं, हमारे अन्य तीनों पुत्रों की देखने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है और उन्हें शासन व्यवस्था भी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात हमारे राज्य को 4 भागों में बांट देना और 4 भागों में बांटने के बाद हर एक अपने अपने राज्य में शासन करना। हुमायूं ने वही किया जो कि एक राज्य को कभी बांटना नहीं चाहिए। बांटने से राज्य कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हुमायूं ने अपने पिता बाबर के इच्छा अनुसार राज्य को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया और जब 4 भागों में राज्य को बांट दिया तो अलग अलग सब जगह चारों भाई मिल करके शासन करने लगे। हुमायूं को मिला आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली हुमायूं अपने पास रखे और हुमायूं का राज्याभिषेक भी आगरा में हुआ। आगरा में राज्याभिषेक हुआ। कामरान को काबुल और कंधार मिला। काबुल और कंधार कामरान को मिला। काबुल और कंधार जब कामरान को मिला, आगरा दिल्ली हुमायूं को मिला, अलवर जिला हिंदाल को मिला और संभल मिला अस्करी को। काबुल, कंधार, संभल, अलवर, दिल्ली और आगरा, यही पार्ट 1, 2, 3, तो ये मिला हुमायूं को, ये मिला कामरान को, ये मिला हिंदाल को और ये मिला अस्करी को। यानी इतने बड़े पार्ट को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब दिल्ली में और आगरा में जिम्मेदारी मिली हुमायूं की,
तो देखिए, हुमायूं का जो भारत में स्थान रहा है वो 2 कार्यकालों में रहा है। पहले 1530 में जब उनके वालिद साहब नहीं रह गए, तब 30 से 40 एक बार रहे हैं। उसके बाद में फिर 1555 में आते हैं, दोबारा अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं और 56 में सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। यानी हिंदाल, अस्करी, कामरान, हुमायूं। अब हम हुमायूं पे चर्चा करते हुए भारत के इतिहास पे चलेंगे। हाँ, आगे चल के कामरान और हिंदाल, इन दोनों का इतिहास में फिर चर्चा होगा, लेकिन अस्करी का स्थान शून्य हो जाता है। तो हुमायूं पे हम चर्चा करते हैं। हुमायूं ने अपने पिता, अपने वालिद साहब के कहना अनुसार विभाजन 4 पुत्रों में कर दिया था। प्रशासनिक रूप से विभाजन कर दिया था, और ये विभाजन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी था, और राजनीतिक रूप से एकता के रूप में बाद में हुमायूं जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब जिस समय हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध कर रहे थे, उस समय इनके भाइयों में किसी ने इनका सहयोग नहीं किया था। और बाद में जब हुमायूं सत्ता प्राप्त करते हैं दोबारा, तो अपने भाइयों के सारे क्षेत्र को जीत करके अपने कब्जे में कर लेते हैं। हुमायूं को दिल्ली और आगरा प्राप्त हुआ था, कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल प्राप्त हुआ था, हिंदाल को अलवर प्राप्त हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। ये तो रही हुमायूं की बेसिक बातें। कालिंजर पर आक्रमण किया था हुमायूं ने, पहला आक्रमण था। हुमायूं का कालिंजर पर पहला आक्रमण था, और कालिंजर के शासक थे प्रतापरुद्र देव। कालिंजर के शासक थे प्रतापरुद्र देव, और कालिंजर पर 1531 ईस्वी में हुमायूं ने आक्रमण किया, लेकिन हुमायूं असफल रहे। इन्होंने आक्रमण तो किया, लेकिन प्रतापरुद्र देव को न तो पराजित कर सके और न वहाँ पे किले पे कोई नुकसान पहुँचा पाए। तो इसीलिए ये हुमायूं का जो सैनिक अभियान था, ये सैनिक अभियान असफल रहा। सैनिक अभियान असफल रहा। हुमायूं ने अपना दूसरा युद्ध, दोहरिया का युद्ध, 1532 में लड़ा। दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध में एक तरफ हुमायूं थे और दूसरे तरफ अफगान शासक महमूद लोदी थे। हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित करके विजय प्राप्त किया और कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। यानी अपना क्षेत्र विस्तार इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इनके शासक बनने के बाद इनका पहला विजय था दोहरिया का विजय। लेकिन याद रहे, पहला सैनिक अभियान कालिंजर का था, लेकिन कालिंजर के सैनिक अभियान में वहाँ के शासक प्रतापरुद्र देव थे कालिंजर के, लेकिन हुमायूं का यह अभियान असफल रहा। यानी हुमायूं शासक बनने के बाद जो पहला अभियान किए थे, उस पहले अभियान में वो सफल नहीं हो पाए थे। उनका दूसरा अभियान दोहरिया का युद्ध था और उसमें ये पराजित किए थे महमूद लोदी को। यानी कि हुमायूं के शासक बनने के बाद में पहली विजय दोहरिया का विजय था। इन्होंने दोहरिया का विजय प्राप्त किया था। अगला युद्ध इनका था चुनार का युद्ध। चुनार का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1532 में ही। चुनार बिहार में पड़ता है। एक बार शेरशाह सूरी जब बाबर के सैनिक में
सामान्य सैनिक थे, तो शेरशाह सूरी को खाते हुए देख करके बाबर ने कहा था कि शेरशाह सूरी को मार दिया जाए। तो उनके कुछ मौलाना ने कहा कि बादशाह आलम, शेरशाह तो एक सामान्य सा सैनिक है आपका, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? बोले, आप नहीं समझोगे, उसको खाने का तरीका एक सैनिक की नहीं, एक शासक की भांति है, और जो कि वो होने वाला भविष्य का शासक बन सकता है और हमारे सामने विद्रोह कर सकता है। इतना कुछ करते हुए शेरशाह सूरी वहाँ से भाग गया था। जब भाग गया था तो बिहार में गया तो एक विधवा महिला से विवाह कर लिया और उसके शासन सत्ता को हथिया लिया। तो ये वही चुनार था। चुनार के शासक जब शेरशाह वहाँ गए थे तो चुनार के शासक ने अपने पुत्र के संरक्षण के लिए शेरशाह को रखा था। और शेरशाह को जब रखा था, शेर नाम था इनका, फरीद नाम था। तो फरीद जो है चुनार के शासक के बच्चे का संरक्षक बने, तब उन्होंने उस बच्चे की रक्षा करते हुए एक शेर को मार दिया था। तो चुनार के शासक ने उन्हें शेर खां की उपाधि दिया था। और जब चुनार के शासक मर गए तो शेर खां ने वहाँ की विधवा से विवाह कर लिया और चुनार किला का मालिक बन गया। और वही चुनार का घेरा जो है हुमायूं ने डाला था। अब हुमायूं चुनार की घेरा तो डालते हैं 1532 में। इधर अभी 2 साल ही हुए हैं हुमायूं को शासक बने हुए, और उधर नया नया शेरशाह भी अपना शासन को मजबूत कर रहा था। लेकिन जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, उसी समय निर्णायक युद्ध होता कि उसके पहले गुजरात के शासक यहाँ पे चुनार पे घेरा डाले हुए हैं, और यहाँ पे गुजरात के शासक ने जो है दिल्ली पे आक्रमण करने की कोशिश किया। बहादुर शाह नाम था उसका। अब ये दिल्ली पे आक्रमण करने की योजना बना रहा था। ये जानकारी जब हुमायूं को मिला, तब हुमायूं ने शेर खां से संधि किया, और शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपने पुत्र शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी हुमायूं के सेवा में भेज दिया। अब जब हुमायूं के सेवा में भेज दिया तो यहाँ पे तो 2 बातें निकल करके आई। एक तो यहाँ से हुमायूं का घेरा हट गया। दूसरी पॉइंट ये था कि शेर खां को मौका मिल गया अपने को और मजबूत करने के लिए। और तीसरा, हुमायूं का गुजरात पे आक्रमण के लिए बहादुर शाह के साथ संघर्ष करने के लिए तीव्र गति से मौका मिला। बहादुर शाह जब से हुमायूं जो है चुनार से वापस आ गया और शेर खां के पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भी इन्हें प्राप्त हुआ, तो हुमायूं को लगा कि अब सब नियंत्रण मेरे हाथों में है। लेकिन ये हुमायूं की गलतफहमी थी। हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद में बहादुर शाह भाग जाता है। जब बहादुर शाह भाग जाता है, कहा जाता है बाद में पुर्तगालियों ने इनको बुला करके और तालाब में फेंक दिया था, मतलब समुद्र में फेंक दिया, मर गए वहाँ पे। लेकिन हुमायूं ने मांडू और चंपानेर किला को अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के संघर्ष के पश्चात मांडू और चंपानेर
ये 2 किले जो थे इसे हुमायूं ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और बहादुर शाह से संघर्ष समाप्त हो गया। यानी चुनार का युद्ध और बहादुर शाह का युद्ध, ये दोहरिया युद्ध, चुनार का घेरा केवल मात्र था, युद्ध तो हुआ ही नहीं था। और बहादुर शाह जैसे इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया, बहादुर शाह भाग गया था। यानी कि अपने शासनकाल में हुमायूं इतना कन्फ्यूज था, युद्ध कोई कर भी नहीं पाता था, कहीं कुछ होता था कहीं कुछ होता था, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। और एक तरफ शेरशाह, मतलब शेर खां है, अभी शेरशाह नहीं है, शेर खां अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे थे। अब चौसा का युद्ध होगा और हुमायूं की किस्मत का लेखा होगा। चौसा का युद्ध वर्तमान में बिहार में है। चौसा का युद्ध ये कई बार पूछा भी गया है और याद रखना जरूरी भी है। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 को, 27 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया। एक तरफ हुमायूं थे और दूसरी तरफ शेर खां थे। अब जब हुमायूं ने घेरा डालने की कोशिश की तो एक तरफ उनका पुत्र कुतुब खां, जो हुमायूं के सेना में अभी तक था, वह अपने पिता के तरफ भाग गया और पिता के तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी चीज़ें कि हुमायूं के पास में जंगल और पानी में युद्ध करने की रणनीति नहीं थी, पता नहीं था इनको। शेर खां इसमें माहिर था और इसने घेराबंदी करके हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं शेर खां यहाँ पे विजय प्राप्त हुए और हुमायूं बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए, बुरी तरह पराजित हुए। अब जब पराजित हुए तो ये भागने पर बाध्य हुए। कहा जाता है कि इस युद्ध में हुआ यह था कि शेरशाह ने जब हुमायूं आक्रमण करने लगा तो जहाँ पे डेरा था अभियान के लिए, जहाँ पे डेरा था हुमायूं का, शेरशाह अपने डेरा से पीछे हटने लगा, पीछे हटते गया और हुमायूं इन्हें खेदता चला गया। जब हुमायूं को लगा कि ये कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन ये रणनीति नहीं समझ पाए शेर खां की, शेर खां भागता गया और अचानक से पलटा और इनके सैनिकों पे कत्लेआम करना शुरू कर दिया। अब ये लोग घिर गए। तब जब घिर गए तब हुमायूं घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गए। जब गंगा नदी में हुमायूं कूद गए और डूबने लगे तो एक निजाम नामक भिस्ती ने, भिस्ती का मतलब मल्लाह होता है, निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और हुमायूं को निकाल करके जब बाहर किया तब पता चला कि हुमायूं तो बादशाह है। और हुमायूं ने कहा कि आप हमारे साथ दिल्ली चलें, हम आपको उपहार देना चाहते हैं। भिस्ती दिल्ली जाता है और हुमायूं उन्हें उपहार देता है। अब सोचिए कि हुमायूं क्या उपहार देगा। दिल तो हुमायूं का बड़ा था। हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बना दिया और कहा कि मैं भी आपको अपना बादशाह स्वीकार करता हूं। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के लिए आप बादशाह बने हैं, यानी एक दिन के लिए
आप बादशाह बने हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय सराखों पे होगा। लेकिन कहा जाता है कि छोटे मन बुद्धि के लोग जो हैं वो बड़ी चीज़ें नहीं स्वीकार कर पाते। ऊपर वाला जिसको जितनी औकात देता है वो उतना ही स्वीकार कर पाता है। यहाँ पे कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक दिन का बादशाह बनता तो सबसे पहले हुमायूं को मारता और परमानेंट बादशाह बन जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके इन्होंने एक चमड़े का सिक्का जारी किया। चमड़े का सिक्का। अब सोचिए कि इसके दिमाग में क्या आया। कहा जाता है जो आपके इर्द गिर्द माहौल घूमता है उसी माहौल के रूप में आप ढले होते हैं। आपकी बुद्धि भी वहीं कुंद हो जाती है या तो वहीं तक चलता है जहां तक आप सोच पाते हैं। निजाम भिश्ती उसको कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, तो इसने क्या किया, चमड़े का काम करता था, इसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। बस निजाम भिश्ती ने एकमात्र यही काम किया था। एक दिन का बादशाह बना। ये हुमायूं की दरिया दिली थी, लेकिन हुमायूं को इसने बचाया। ये इसकी ईमानदारी और मानवता था। तो दोनों के जो है यहाँ पे ईमानदारी और मानवता दिखता है। उस ईमानदारी और मानवता का जो साक्ष्य बना आगे चल करके चमड़े का एक सिक्का, जो बादशाह आलम निजाम भिश्ती के रूप में सामने आए थे एक दिन के लिए। तो चौसा का युद्ध हुमायूं हार चुके थे। हुमायूं के सामने समस्याएं बढ़ती जा रही थीं और चौसे के युद्ध ने हुमायूं को लड़खड़ा दिया। अगला युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, 17 मई 1540। हाँ, एक बात और, चौसा के युद्ध में एक बात और था। जब हुमायूं पराजित हुआ और भाग गया, तब शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया था। तो चौसा के युद्ध के बाद में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। अगला युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। इसे ही कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध में भी एक तरफ हुमायूं थे और दूसरी तरफ अब शेरशाह थे। दोनों के मध्य युद्ध होता है और हुमायूं पराजित होकर के भाग खड़े होते हैं। यानी कि हुमायूं भारत छोड़ करके सिंध भाग जाते हैं। सिंध भाग जाते हैं और दिल्ली पर शेरशाह सूरवंश की स्थापना करके दिल्ली पर दूसरे अफगान वंश के शासक बन जाते हैं। तो पहला अफगान कौन थे? बहलोल लोदी।
बहलोल लोदी वंश की स्थापना किए थे, पहले अफगान शासक बने थे, और दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूरी जो है स्थापित करेंगे। लेकिन छोटा सा पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको कि जब सिंध भाग गए हुमायूं, तब दिल्ली एवं आगरा पर सूरवंश की स्थापना हुआ जो शेरशाह सूरी ने किया था। तो यहाँ पे पूरा फ्रेम बना हुआ है, आप देख लीजिए। कालिंजर का आक्रमण, पहला आक्रमण हुमायूं का था, हुमायूं असफल रहे। दोहरिया का युद्ध हुआ, पहला युद्ध था हुमायूं का शासक बनने के बाद में जो उन्होंने जीता था। चुनार का घेरा डाले थे और चुनार घेरा अफगान शेर खां के अधिकार में था। शेर खां ने हुमायूं को संधि कर लिया था, अधीनता स्वीकार कर लिया था और अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी को भेजा था। बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था। मांडू और चंपानेर हुमायूं के कब्जे में था। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित होते हैं और शेर खां शाह की उपाधि धारण करते हैं। हुमायूं गंगा नदी में कूद जाते हैं, जिसे निजाम नामक एक भिश्ती बचाता है और भिश्ती को उपहार स्वरूप एक दिन का बादशाह बनाया जाता है, जो कि वह चमड़े का सिक्का जारी करता है। और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूर्णतः पराजित हो जाता है और भारत छोड़ के भाग जाता है और दिल्ली और आगरा पे सूरवंश का स्थापना हो जाता है। निर्वासन के समय हुमायूं का किस तरह से कार्यकाल था और क्या कर रहे थे? जब बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुए और पराजित होने के बाद हुमायूं भाग गए, तो हुमायूं भागने के बाद में अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के यहाँ पे जाके शरण लिए और वहीं पर हिंदाल के गुरु के पुत्री हमीदा बानो से हुमायूं ने निकाह कर लिया। (1541) में। अब हमीदा बानो बेगम जब हुमायूं की बेगम बनी, तो इनके साथ में 1542 में राणा बीरसाल के यहाँ ही अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ और अकबर के जन्म के बाद में हुमायूं जब राणा बीरसाल का दरबार छोड़ा, तब वह ईरान के शाह के संरक्षण में गया। राणा बीरसाल के यहाँ हुमायूं ने जितना समय बिताया, उसमें एक शादी और एक पुत्र की प्राप्ति उन्होंने किया। उसके बाद वो ईरान के शाह के यहाँ चले गए। अब ईरान के शाह को चाहिए था ये था, इधर शेरशाह के पास में कब्जा था, ये कामरान के पास में था, इधर हिंदाल और अस्करी का था और ये शाह का था, और ये था बीरसाल का शासन। तो यहाँ से ये सीधे जाते हैं ईरान के शाह के यहाँ। ईरान के शाह इनको संरक्षण देते हैं और हुमायूं को प्रोत्साहित करते हैं कि आपके भाई आपके साथ नहीं हैं।
लेकिन आप अब निर्वासित जीवन जी रहे हैं, आपको अपना दिल्ली भी चाहिए, तो पहले अब आपको कंधार और काबुल जीतना होगा। अपने भाइयों का मोह त्याग करके अब एक राजा की भांति विस्तार की नीति सोचिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो हमें कुछ पार्ट इधर का हमको मिलेगा और आप इधर शासक बनेंगे। एक समझौता किया गया। ईरान के शाह के साथ में हुमायूं का एक समझौता हुआ, और हुमायूं के समझौते के बाद हुमायूं ने ईरान के शाह के मदद से काबुल और कंधार को जीत लिया। काबुल और कंधार पे शासक कौन था? हुमायूं का खुद का भाई था कामरान। लेकिन कामरान ने या उनके भाइयों ने, केवल हिंदाल एक ऐसा था जो मुसीबत के समय हुमायूं की मदद करना चाहता था, बाकी किसी ने इनकी मदद करने की कोशिश नहीं किया। जब काबुल और कंधार जीता जा रहा था तो अकबर उस समय 3 वर्ष का था, और अकबर को कामरान ने पकड़ करके छत के ऊपर उल्टा लटका के धमकी दिया था कि मार दूंगा। लेकिन बाद में कहा जाता है कि अकबर की कुछ दिन की परवरिश भी कामरान ने ही किया था। लेकिन हुमायूं काबुल कंधार जीतने के बाद में अब वो बढ़ते हैं 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार को जीता था। उस समय अकबर 3 वर्ष के हो चुके थे। उसके बाद हुमायूं 1555 में ईरान के शाह और बैरम खां, इन दोनों के मदद से दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हुमायूं ईरान के शाह और बैरम खां इनका सेनापति था, उसकी मदद से इन्होंने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया। पंद्रह 55 में। और प्राप्त क्यों कर पाया? क्योंकि शेरशाह सूरी का पुत्र शासन कर रहा था। शेरशाह मर चुके थे, शेरशाह 45 में ही मर चुके थे, और 55 में जब ये सिंहासन प्राप्त किए तो 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस पर लेनपुल ने कहा कि हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, अपने जीवन के पूरे समय में लड़खड़ाता रहा। हुमायूं अपने जीवन के पूरे समय लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए वह मृत्यु को प्राप्त किया। यानी हुमायूं ने जो इनकी स्थिति को बताया वो केवल इस रूप में, क्योंकि हुमायूं ने राज्य को बांट करके एक ऐसा संघर्ष किया, और संघर्ष के माध्यम से केवल और केवल राज्य को पुनः प्राप्त कर पाया, शासन को भोग नहीं सका। यही वजह है कि हुमायूं पहले 1530 से 40 और फिर 55 से 56, ये 2 कार्यकालों में हुमायूं का कार्यकाल माना जाता है। तो यहाँ पे हमीदा बानो बेगम, इनसे विवाह होता है। अमरकोट के राजा के यहाँ पे राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है, और ईरान के शाह के यहाँ शरण लेने के बाद में हुमायूं 1545 में कंधार और काबुल में अधिकार करते हैं। 55 में ईरान के शाह और बैरम खां के सहयोग से पुनः दिल्ली प्राप्त करते हैं, और 56 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ,
और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।